हाँ विश्वा भैया ओके आई विल स्टार्ट। म्यूट ऑल कर दो और स्टार्ट करो। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस 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 3.4 से आपको समझाना है, हाँ राइट? ओके सो प्लीज हाँ सो कल तक हमने समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। आज हम जानेंगे लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि इन द 20th सेंचुरी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस was found on linear segmented and hierarchical design principle। तो लीनियर हायरार्कियल सेगमेंटेड हायरार्कियल डिजाइन प्रिंसिपल मतलब वही ये वाला, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है। हाँ ये जो स्क्रीन में ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, जनरल मैनेजर, बाद में प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये एक लीनियर सेगमेंटेड और हायरार्कियल चार्ट है। हाँ हाई 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 से लेकर लो तक। जैसे कि मैंने कल कहा था, राजा, मंत्री, दरबारी और प्रजा, वैसे। सो 20th सेंचुरी में बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे ही हुआ करते थे। तो द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन, लार्जर द स्ट्रक्चर एंड मोर द सब डिविजन्स। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता उतने ही ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता और उतने ज्यादा सब डिविजन्स होते। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले में, जितने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर बड़ा है और उतना ही ज्यादा सब डिवीजन है। सो आप देख सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उसके नीचे प्रोडक्शन के नीचे सुपरिटेंडेंट, उसके नीचे है फोरमैन और उसके नीचे वर्कर्स। तो जितने ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही स्ट्रक्चर भी बड़ा होता जाएगा और उसके साथ साथ सब डिविजन, सब ग्रुप्स भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही सब ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, ये इक्वल है ये इक्वल है, नो। हर एक का अपना अपना अलग काम है और हर एक का अपना अपना अलग तरीका है। सो ये सब मिलके एक कंपनी बनाते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर हुआ करता था इन द 20th सेंचुरी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज समथिंग दैट इंश्योर्स एवरीवन हु लुक्स विद इन द कंपनी knows what they should be doing and how they should be doing। ओके सो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो ये इंश्योर करती है कि सभी लोग जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्हें ये सब पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही उन्हें बताता है कि आप इस पोजीशन में हो, इस रैंक में हो, आपके सुपीरियर्स ये है, आपके इंफीरियर्स, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, जूनियर्स है, वो इस लेवल पे हैं और आप ये काम करोगे, आप ये डिवीजन में हो। तो वैसे पूरा एक डिवीजन बना देना, डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क का भी, एक्टिविटीज का भी, और गोल्स अचीव करने का भी, और पूरी कंपनी को अच्छे से डिवाइड करके, काम डिवाइड करके, प्रॉफिट्स अच्छे से डिवाइड करना, ये सब। Getting everything done and complete on time is what every business needs to ensure that it does successfully। तो सारी चीजें अच्छे से हो जाए, अच्छे से खत्म हो जाए और वक्त के रहते खत्म हो जाए, तो ये हर एक बिजनेस का नीड होता है, ताकि वो एक इंश्योर कर सके बिजनेस अच्छे से चल सके, प्रॉफिट्स के साथ चल सके और ज्यादा लेट ना हो, ज्यादा डिले ना हो। क्योंकि कभी कभार लेट होने से एक बहुत ही खराब इमेज आती है कंपनी की कि काम अच्छे से नहीं हो रहा। ये बोलना है कौन सा चैप्टर है, क्या टॉपिक है? मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ। चैप्टर यूनिट 3 ये यूनिट 3 है। यार जिसने कल का नहीं लगाया होगा उसको बहुत मजा आएगी समझने में, क्योंकि इसके आगे का है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल PNPM। हाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, डोंट वरी, वो देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। पेज नंबर 45। कंटिन्यू करो। थैंक यू।
हाँ ओके ओके। वेलकम। ओके सो हाँ, अ, तो अच्छे से चीजें करवाना और कंप्लीट होना टाइम पे, यही एक बिजनेस की नीड होती है ताकि वो अच्छे से चल सके, इट रन सक्सेसफुली। तो आगे है, लाइन स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। तो लाइन स्ट्रक्चर एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया, इसमें आप देख ही सकते हैं, एक हायरार्की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जनरल लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर हम जिसे कह सकते हैं। बाद में अलग अलग डिविजन्स के सब ग्रुप्स के मैनेजर आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। फिर उनके नीचे आते हैं सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, वर्कर्स। फिर फाइनेंस के अंदर आते हैं असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स। और बाद में मार्केटिंग में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्समैन एंड सो ऑन। तो ऐसे पूरा डिवीजन होता है, सब डिवीजन। तो लाइन स्ट्रक्चर ये एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, पहले ऊपर से लेके नीचे तक। राजा, राजा, मंत्री, दरबारी और प्रजा, वैसे ही। बाय नेचर इट इज इनफॉर्मल एंड इन्वॉल्व्स फ्यू डिपार्टमेंट्स, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। तो अगर नेचर की बात करें, लाइन स्ट्रक्चर के नेचर की बात करें कि ये कैसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे फॉर्मली मतलब लोग उतना हाय हेलो हाउ आर यू रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ नॉर्मली एज अ फ्रेंड या फिर एज अ रिलेटिव और एज अ एक दोस्त के जैसे देखते हैं। अच्छे से बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। और इनमें हो सके तो बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व अ फ्यूअर डिपार्टमेंट्स एंड मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन हाईली डिसेंट्रलाइज। तो इससे जितने की कम डिपार्टमेंट्स होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन उतना हाई होगा। लाइन स्ट्रक्चर इज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। लाइन स्ट्रक्चर एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है, ऊपर से जो ऑर्डर आता है नीचे वालों को वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें अपनी राय दे सकते हैं, हम इसमें अपना सजेशन दे सकते हैं, या तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा मत करिए, आप वैसा करिए तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। नो, इज अ चेन ऑफ कमांड। हियर डिसीजंस अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो जो भी डिसीजन होगा वो कंपनी को ऊपर से लेके नीचे तक हर एक वे में अफेक्ट करेगा। लाइन स्ट्रक्चर मोस्टली फाउंड इन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो लाइन स्ट्रक्चर्स है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने की छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, मिलिट्री हायरार्की। मिलिट्री में अब आप अपनी मनमानी तो नहीं कर सकते, जो ऊपर से ऑर्डर आया आपको वही मानना पड़ेगा। जैसे कि अब ऑर्डर आया ऊपर से कि आपको हमला करना है, तो आप हमला करोगे ही करोगे। आप वहां पे ऐसा पूछोगे कि नहीं कि मैं क्यों हमला करूंगा, मैं मुझे ये करने की क्या जरूरत है, हम बातचीत कर सकते हैं, नहीं। आपको ऑर्डर आया तो आपको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। हम उसमें अपनी कुछ नहीं कर सकते, हम उसमें अपनी नहीं चला सकते। सो इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है प्रॉपर डेलीगेशन। विद प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क, authorities and responsibilities get properly explained। तो जितना छोटा एक होगा वर्क डिवीजन, सब ग्रुप्स जितने छोटे होंगे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनमें डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली हो पाएगा। अब अगर मैं 5 काम है मेरे पास और मेरे पास 5 लोग हैं, तो मैं इजीली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 5 काम है और 100 लोग हैं, तो मैं कितना में क्या क्या बांटूंगा और कितना कितना बांटूंगा। तो इसी वजह से ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही परफेक्ट है लाइन स्ट्रक्चर। विद प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, authorities and responsibilities get properly explained। यहाँ पे किसकी क्या अथॉरिटी और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के लिए और खुद के लिए, तो वो सब यहाँ पे पता चलता है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू। इट इलेबोरेट्स जॉब प्रोफाइल एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच एम्प्लॉय। तो ये जो लाइन स्ट्रक्चर है वो हर एक का जॉब प्रोफाइल बताता है, और उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, उन्हें क्या क्या काम करने होंगे यहाँ पे, वो हर एक एम्प्लॉय को क्या काम करना होगा वो भी इसमें बताया जाता है। द अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच डेजिग्नेशन इज ऑल्सो क्लैरिफाइड। कि हाँ, अगर आपको ये गोल दिया गया है तो आप इस गोल को खत्म करे बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी टू फुलफिल दिस वर्क एंड देन गो। वरना वो आपको ही अकाउंटेबल करेंगे, मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल, वो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और आप ही को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। अगर ये खत्म हुआ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ही रिस्पॉन्सिबल तो आपको प्राइज मिलेगा, और अगर नहीं कर पाए तो आपको सैलरी कट सकती है, वॉट एवर इट इज। फिर सेकंड है unity of command। So in this every subordinate receives orders from one and only one, yeah,
किसी को कोई डाउट? नहीं भी है, कंटिन्यू। नहीं हाँ ओके कंटिन्यू ओके हाँ। तो जैसे कि ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो मैंने फर्स्ट यूनिट में समझाया था, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे एक बंदे को एक ही मैनेजर से एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए, और जो भी है एंड इज अकाउंटेबल टू हिम ओनली। और अगर उससे गलती हुई तो वो मैनेजर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि उसे ऊपर और ऊपर मतलब उसके बॉस को जवाब देना पड़ेगा, नो, सिर्फ मैनेजर को ही जवाब देना पड़ेगा। इवन every superior knows all the subordinates working under him। यहाँ पे हर एक, या क्या हुआ? म्यूट ऑल कर दिया करो म्यूट कर दो, भैया, ऑल म्यूट करो। ऑल कर दिया करो ना, हाँ या कंटिन्यू करा जस्ट अ करो सेकंड बस। बस। ऐसा बोला मत करा करो किसी को भी, म्यूट ऑल कर दिया करो। ओके सो जैसे कि मैं बता रहा था, सेकंड में यूनिटी ऑफ कमांड एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पे हर एक सब ऑर्डिनेट को, हर एक जूनियर को एक ही वक्त पे एक ही मैनेजर से एक ही काम मिलना चाहिए। अगर 2 से 3 मैनेजर्स उसको एक ही समय पे बहुत सारा काम दे रहे हैं तो वो किसका काम करेगा, और इससे क्लैशेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। वो बंदा उस काम, जैसे कि हम कह सकते हैं वो बंदे की कोई गलती भी नहीं है तो भी गुस्सा उसी पे उतरेगा कि तूने मेरा काम क्यों नहीं किया। अब जैसे कि 2-3 मैनेजर्स ने एक ही समय पे किसी को काम दे दिया है, अब वो बंदा किसका काम करे, क्योंकि सभी उसके बॉस है। अब अगर वो किसी बॉस को मना करेगा तो वो बॉस बुरा मान जाएगा, तो वो उसके साथ फिर गलत सलूक करेगा, गलत व्यवहार करेगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा उसके साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी देयर। वन एक वक्त पे एक ही ऑर्डर एक ही सुपीरियर से, और उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी, मैनेजर की ही होगी कि ये देखा जाए कि उसको एक ही काम मिले। अगर वो दूसरा काम लेना चाह रहा है तो भी मैनेजर उसे मना करेगा कि नहीं, पहले तू मेरा काम कर ले, फिर दूसरे मैनेजर से ऑर्डर लेना। और सारे सुपीरियर्स को भी ये पता होता है कि उनके नीचे कौन से सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सिस्टम है कि आप छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आप अपनी थोड़ी बहुत मनमानी भी चला सकते हो। अगर जैसे कि मैं सेल्स का डायरेक्टर हूँ, मतलब सेल्स का मैनेजर हूँ, जो मतलब मैनेजर के नीचे का है, मैं वहां पे जाके ऑर्डर दे सकता हूँ उसे कि तुझे मेरा ये काम करना ही होगा, तो वो मना नहीं कर सकता आपको, बिकॉज इट्स अ हायरार्की। मतलब ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप ऑर्डर देते हो और यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं और आपको उसका चुपचाप मुंह बंद करके पालन करना होता है। यहाँ पे आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे हर एक सुपीरियर को उसके सबऑर्डिनेट्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, और बाकी दूसरे सबऑर्डिनेट्स भी जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, वो उन सभी को जानता है। फिर मतलब यहाँ पे तू जो बोल रहा है ना, मतलब उसका हेलो, हाँ हाँ, या हेलो। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था, ये जो तू मतलब बोल रहा है इसका एग्जांपल दे रहा है, जहाँ मतलब जहाँ पे एक ही ऑनर होगा, मतलब छोटा फर्म होगा जिसका एम्प्लॉय 10-15 एम्प्लॉय होगा, वहां हाँ पे ही ये देखने को मिलेगा, ऐसा ना? हाँ, छोटा सा ऑर्गेनाइज, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम काम नहीं कर सकती है। ये सिर्फ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कंपनीज, स्मॉल फर्म्स, इसी में आपको हाँ देखने को मिलेगी ये लाइन हाँ, स्ट्रक्चर की सिस्टम। मतलब जहाँ हाँ हाँ, बोलिए ना। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर हर से वो लेफ्टी हो गए शायद। कंटिन्यू। कोई बात नहीं, वो ऐड हो जाएंगे तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। थर्ड एडवांटेज ये है कि क्विक डिसीजंस। तो ड्यू टू अ स्मॉल ग्रुप, जैसे कि मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्मॉल ग्रुप्स, उतना बड़ा ग्रुप तो होगा नहीं। सो ड्यू टू स्मॉल ग्रुप्स हु ऑल आर रिलेटेड एंड वर्क एज अ स्मॉल टीम कैन टेक डिसीजंस क्विकली। अब जितनी बड़ी टीम होगी उतना सभी की राय लेनी पड़ेगी, सबसे पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्मॉल ग्रुप से सबसे पूछ लिया और फटाफट डिसीजन ले लिया। Every superior and subordinate knows each other and even the flow of communication is defined properly। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सबको एक दूसरे को अच्छे से जानना पड़ता है पहले, फिर हम एक दूसरे का डिसीजन लेंगे। नो, यहाँ पे सब एक दूसरे को अच्छे से जानते ही है, बिकॉज ये इनफॉर्मल है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया ये। हाँ, ये देखिए, ये सेकंड पैराग्राफ की ये वाली लाइन,
बाय नेचर इट इज इनफॉर्म। तो यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, दे नो ईच अदर। तो यहाँ पे फटाफट डिसीजंस ले सकते हैं हम। और अब है चौथा एडवांटेज, सिंपल एंड इजी। द क्लियर कट डेलीगेशन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड क्लियर हायरार्की प्रोवाइड सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजों के चलते ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल हो जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि छोटा ही ऑर्गेनाइजेशन है। फटाफट डिसीजंस ले सकते हैं आप, एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, एक दूसरे को आप अच्छे से जानते हैं, कमांड अच्छे से फ्लो होगा, ऊपर से नीचे सब आपकी बात मानेंगे और आपका काम इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे उतने कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं है और ये सिंपल होता है, ये काम सिंपल आपका हो जाएगा। So it's a simple structure of the organization. In this, complications does not arise as it is a simple structure. ज्यादातर complications इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये simple है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब problems आएंगे तो भी एक दूसरे को जान के handle कर लेंगे। तो ये सब इसके advantages हैं। and even the administrative cost is also low. Administrative cost मतलब business को चलाने का cost, running business cost। तो administrative cost is also low, ताकि क्योंकि small organization है, ज्यादा खर्चे भी नहीं होंगे और प्रॉफिट भी अच्छे से हम कमा पाएंगे उस हिसाब से। सो ये एक है डायग्राम फिगर है, तो आप देख सकते हैं पहले चेयरमैन है, फिर डायरेक्टर है। ये इसी के जैसा है, जर्नल मैनेजर प्रोडक्शन ही। यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा अलग अलग तरीके का है। हाँ, पहले चेयरमैन है, फिर डायरेक्टर्स है, फिर जनरल मैनेजर्स है, फिर नॉर्मल मैनेजर्स है, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स और फिर वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज, क्लर्क्स, जो भी आप कह लीजिए। भैया जो ये हाँ, फिर चार्ट आप नीचे करो ना, नीचे नीचे करो, मतलब चार्ट जो आप मतलब बता रहे लोअर मिडिल, तो तीन मतलब तीन मैनेजमेंट बता रहे थे, तो वो शो कर रहा है क्या ये तीन लेवल के हाँ, जो मैं मैनेजमेंट समझा नहीं, थे? क्या क्या मैं समझा नहीं। अरे जो मतलब टॉप लेवल और मिडिल और चलते लो में आते तीन लेवल के मैनेजर, तो ये हाँ चार्ट क्या शो कर रहा है? वो तीनों लेवल के मैनेजर शो कर रहे हैं ना? हाँ, मैनेजर्स तो सही, लेकिन पूरा ऑर्डर वाइज, हाँ, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स ही नहीं, सिर्फ सब आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ मतलब मेरा वगैरह, ये मतलब ये सब। ये है कि हायरार्की हो तीनों गया ना, लेवल ये हायरार्की। हाँ, ये मतलब तीनों हायरार्की है, लेवल यस, ये मैनेजमेंट बता हायरार्की। रहा है कि वो सिर्फ टॉप का बता रहा है कि तीनों का बता रहा है? ये पूछी मैंने। ये सभी का है, तो मतलब बॉटम। इसमें सब अलग डिवाइडेड है। चेयरमैन पहले आएंगे, फिर डायरेक्टर्स आएंगे, फिर जनरल मैनेजर्स, हाँ फिर मतलब नॉर्मल चेयरमैन लेवल के टॉप मैनेजर्स, में मिडिल लेवल आएंगे, के फिर मैनेजर्स, फिर मिडल लोअर में लेवल और आएंगे, फिर वर्कर्स, क्लर्क्स, एम्प्लॉयज वगैरह। हाँ वर्कर्स लोअर में आ गए, ठीक है भैया, ओके ओके। कंटिन्यू। अब इन लाइन स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो ऑब्स्टिकल फॉर एक्सपांशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम स्मॉल में ही संतुष्ट हो जाएंगे, नो, हमें बढ़ना है। लेकिन सो इट बिकम्स नेसेसरी टू अकोमोडेट न्यू एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू एक्सपांशन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये जरूरी हो जाता है ताकि हम नई नई एक्टिविटीज करें, नया इनोवेशन लाए, एक्सपांड करें हमारे एक्टिविटीज को, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें एक्सपांशन के लिए। लेकिन लाइन स्ट्रक्चर इज गुड फॉर स्मॉल टीम्स विच इज नो लॉन्गर लास्टिंग। तो जितने भी लाइन स्ट्रक्चर्स है ये सब स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बने। बड़े बड़े लार्ज मिडिल स्केल, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, स्मॉलर स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल तो स्मॉलर के लिए ही बने हैं। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। हमें मतलब इसमें सिर्फ स्मॉल स्ट्रक्चर वाले हैं, जो भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं वो ही इसमें इस स्ट्रक्चर का फायदा उठा सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस नहीं उठा सकते इसको, क्योंकि बट ये भैया ग्रो ऐसा नहीं कर क्यों सकता है? ये। हेलो भैया, हाँ, इसमें ऐसा क्यों है कि मतलब स्मॉल वाले ही इसमें आ सकते हैं, बाकी दो नहीं आ सकते? क्योंकि इसमें ऑर्डर्स का आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, ये स्मॉल ग्रुप्स के लिए ही बना है। स्मॉल ग्रुप्स मतलब इनफॉर्म, अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना हमें फॉर्मली बातें करनी होगी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ ही लोगों को जान सकते हैं इसमें। अब जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें हम हर किसी को इनफॉर्मल वे में तो बात नहीं कर सकते। तो मैं आगे समझाऊंगा, वो आगे लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में वही आ रहा है, तो मैं समझाऊंगा ये। ओके भैया। समझ लीजिए, एक ऑब्स्टिकल एक्सपांशन में ये तरह का स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर इज मेड फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इसका फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स अलग होती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ज्यादा सब डिविजन होता है। यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं, वहां पे लार्ज ग्रुप्स होते हैं, इसलिए वहां पे डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, यहाँ पे फास्ट होता है। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, एडवाइस आप दे ऐसा सकते ऐसा हैं। नहीं होता।
तो भी अब मतलब जो लार्ज वाला है मैं उसमें बोल रहा डिसीजन हूँ, फास्ट रहता है कि स्लो रहता है, और जो हाँ मतलब ऐसा स्मॉल नहीं, वाला है सुन उसमें मेरी फास्ट बात या सुन, स्लो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसा बोल रहा कैसे हूँ, है? जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसमें ऑनर एक रहता है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑनर ज्यादा रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा एक रहते हैं, मिनट हर्ष, पहले बहुत जा बहुत बड़े नेटवर्क है ना, हैं। वहाँ बैठ जा जाके, हाँ आवाज ही नहीं आ रही अच्छे से, एकदम अटक रख के आ रही है। क्या बोल सही रही है, है? हेलो आवाज क्लियर हाँ नहीं आ आवाज रही आ है। रही है। हेलो, नेटवर्क जहाँ है वहां जाके बैठ, ऐसा अभी बोली मैंने। अभी भी नहीं आ रही है अभी आ गया आवाज? अच्छे से। हाँ अब आ रही है, हाँ ठीक अभी है, आ हाँ रही है। कंटिन्यू। हाँ, मैं कंटिन्यू। ऐसा बोल रहा हूँ, जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है ना विश्वा, वो उसका हाँ मतलब ये है कि वहां पे ऑनर एक ही रहता है, वो कंपनी का ऑनर एक ही रहता है, वो सिंगल ऑनर रहता है, सिंगल डिसीजन मेकर रहता है, वो जैसा बोलेगा वैसा ही नीचे वाले को करना है, तो यहीं पे वो स्ट्रक्चर काम लगेगा। और जो लार्जर रहता है वहां पे बड़े बड़े पार्टनर्स रहते हैं, दूसरे कंपनी के डिसीजन मेकर्स रहते हैं, इन्वेस्टर रहते हैं, तो वो सब मिल के डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज्यादा रहता है। या ओके ओके। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे डाउट, हाँ 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 जरूरी नहीं है कि एक ही ओनर हो. इफ द बिजनेस इज हाँ सच दैट इट हैज ओनली वन प्रोडक्ट और वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, विच कैन बी इजीली managed by line structure, then it works. लेकिन when the business diversifies or gets more products and services into its business, हाँ, अभी जैसे तो पहले खाली वड़ा पाव वो बेच रहा लाइन था, एंड बाद में, स्टाफ स्ट्रक्चर होगा, वो लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में चला जाएगा। हाँ, बट जब भी बिजनेस डाइवर्सिफाई करती है, दैट इज व्हेन दिस ऑब्स्टिकल ऑफ एक्सपेंशन हैपेंस, दैट इज व्हेन हाँ, दिस क्योंकि आइडिया ये स्मॉल फेल्स. ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बना है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ये फॉलो नहीं कर सकते। राइट. मतलब जब बिजनेस बिजनेस बड़ा हो जाएगा तुम्हारा, मतलब पहले छोटा है, तो समझ लो कि 3 पार्टनर करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो तब हाँ जाके बिजनेस छोटा था, तो उस टाइम पे ये सब स्ट्रक्चर नहीं था। पर जैसे जैसे बिजनेस आपका आपका डाइवर्सिफाई हो रहा है, बड़ा बड़ा हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी बड़ी हो रही है आपकी, तो आपके अंडर में भी पूरा टीम बनता जाएगा। ऐसे कि 3 पार्टनर है, एक सेल्स देखता है, एक परचेस देखता है और एक डिजाइन देखता है, तो सबके अंदर टीम चाहिए फिर, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, सबके अंदर डिजाइन के अंदर टीम चाहिए, परचेस के अंदर टीम चाहिए, सेल्स के अंदर टीम चाहिए, ऐसा अब जाके आपका जो पूरा है प्रोसेस, वो प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा और आपका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। सो यहाँ अभी किसी को कोई डाउट है? नहीं, थैंक यू हर्ष। तो मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ भैया, यू विल कंटिन्यू। ओके ओके। सो सेकंड है लैक ऑफ एक्सपर्टीज। तो इसमें जितने भी मैनेजर्स है इन लाइन ऑर्गेनाइजेशंस आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ओनली। वो सिर्फ बिजनेस को चलाना जानते हैं। दे दे कुड हैव बेसिक नॉलेज इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। उनको हर एक मैनेजमेंट की जितनी भी ब्रांचेस है उनके बारे में उनको बेसिक नॉलेज तो होगा, लेकिन बट दे कैन नॉट एक्सपर्टीज टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। अब जैसे कि मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे सबके सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में आइडिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें एक्सपर्टीज कैसे करना है। मतलब देखो जैसे कि मैं जनरल मैनेजर हूँ, तो मुझे पता होगा ओके ये ब्रांच में ये हो रहा है, ये वो ब्रांच में वो हो रहा है, ये ब्रांच में वो हो रहा है। तो मैं ये सब नॉलेज होगा मुझे बेसिक, लेकिन मेरा उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। मेरा उसमें स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है मेरे पास कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल सकूं। मुझे ओवरऑल देखना पड़ेगा सबका। ये इसमें ये यही एक प्रॉब्लम है, एक्सपर्टीज हम नहीं ले सकते इसमें। मतलब एक्सपर्टीज नहीं होता इसमें। एक मैनेजर होगा तो वो पूरा देखेगा, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फील्ड का एक पर्टिकुलर मैनेजर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंडर प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, मार्केटिंग मैनेजर अलग है। यहाँ पे इन लोगों को नॉलेज कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे इन लोगों को नॉलेज होता है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं होते। मतलब वो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो ये डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, इनकी सैलरी भी बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, सेल्स अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छे से होगा। उतना डीप नॉलेज उनको नहीं होता है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का बेसिक नॉलेज उनको होता है। तो इसमें लैक ऑफ एक्सपर्टीज एक दूसरा डिसएडवांटेज है। उनमें मतलब उनमें वो स्पेशलाइजेशन स्किल्स नहीं होती है। अब जैसे किसी को कोई गया कुछ बात हो रही अरे नहीं भैया, म्यूट ऑल कर दिया करो यार, कितनी बार बोल रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो थर्ड है क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स।
It was a tradition to obey orders given by the superiors and should not disobey it while performing any kind of duties. तो ये उस जमाने का एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि जो भी ऑर्डर्स आते थे ऊपर से, आपको उनका चुपचाप पालन करना होता था और आप उसको डिसोबे नहीं कर सकते हो। और जब आपको ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो तभी भी नहीं, और जब ड्यूटी परफॉर्म करने वाले हो तभी भी नहीं। इवन नो बडी इज एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें भी कभी कभार मतलब ऐसा बोल सकते हैं मैनेजर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अब जैसे कि कोई एक मैनेजर, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल चोट लगी है, तो मैं एक मैनेजर बोल रहा है कि कोई बात नहीं, इसको छुट्टी दे दो, हम थोड़ी देर मतलब थोड़ा बहुत सैलरी और लंच देके इसको छुट्टी दे दो, ये ठीक हो जाएगा। वो दूसरा बोल रहा है कि नहीं, ये तो छोटी मोटी चोट है, ये तो आ सकता है। इसमें ऐसे मतलब कभी कभार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं रिलेशनशिप्स की वजह से, ऐसे मतलब कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ओपिनियंस मैटर नहीं कर पाते। अब कोई एक डॉक्टर होगा वहां पे तो वो बता पाएगा कि हाँ, क्योंकि डॉक्टर उसकी स्पेशलाइजेशन है, ये उसकी स्किल्स है, वो यही पढ़ के डॉक्टर बना है। वो देख के बता सकता है कि हाँ, इसको घर पे रेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। अब एक बोल रहा है कि नहीं, ये तो यहीं पे काम करेगा, इसकी सैलरी भी उतनी ही रहेगी और ये हमेशा काम पे आएगा वरना इसको निकाल दिया जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, काम थोड़े दिन बाद कर लेना, आराम करो, तुम्हें अपनी सैलरी मिलती रहेगी। तो ये मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है। तो इसी का वजह से कभी कभार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ऐसे लाइन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ ये 3.4 खत्म हुआ। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मैं वापस समझा सकता हूँ। All clear. तो 3.5 में है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन some positions are primary to the company's mission, whereas others are secondary in the form of support and indirect contribution. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ पोजीशंस होती है, वो प्राइमरी पोजीशंस होती है जो कि कंपनी के मिशन के दौरान बनाई जाती है। अब जैसे कि प्राइमरी पोजीशन मतलब सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो बड़े लोग हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ये सारे पोजीशंस प्राइमरी पोजीशंस होते हैं और ये कंपनी का पूरा एक मिशन होता है। और दूसरी जगह पे वेर एज अदर्स आर सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। तो जितने भी फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स है, लोअर लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये सेकेंडरी फॉर्म है और ये इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक सपोर्ट देते हैं। तो line and structure combines the line structure where information and approval departments for support and specialization। तो line और structure में दोनों line structure का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे ऊपर से इंफॉर्मेशन और अप्रूवल सारे ऑर्डर्स आते हैं फ्रॉम टॉप टू मिडिल टू लोअर, और नीचे स्टाफ डिपार्टमेंट्स, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, तो वहां पे सपोर्ट और स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, बेसिक नॉलेज होता है मैनेजर को हर एक फील्ड का, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि हर एक फील्ड का डीप नॉलेज क्या है। तो इसमें डीप नॉलेज भी है, सपोर्ट भी है और सेकेंडरी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी है, तीन चीजें हैं। दो line structure is highly suitable for smaller organizations, and for small organizations it is not effective for the large organizations। तो जैसे ऊपर हमने कहा कि एक ही ओनर होता है तो वही ऑर्डर देगा, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, सीईओ, फिर प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इतने सारे लोग होते हैं। तो हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सबकी राय जाननी पड़ती है और फिर हम डिसीजंस लेंगे। तो इसी की वजह से लाइन स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज नहीं चल सकती। फिर नीचे मीटिंग अभी एंड हो जाएगी लेस देन अ मिनट में, तो लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, जस्ट लेस देन अ मिनट में एंड हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट वीडियो से चालू करता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नीतू रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं।